हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्स स्मूथ। आज की वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग उन सभी टैक्स पेयर्स के लिए जो कि आने वाले साल यानी कि असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए सोच रहे हैं कि वो चूज करेंगे न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम हमारी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम कर दी गई थी असेसमेंट ईयर 2024-25 से। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को सिलेक्ट करके अपनी रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं तो अब आपको कोई सिलेक्शन रिटर्न के अंदर नहीं करना पड़ रहा था या किसी भी तरीके का फॉर्म नहीं भरना पड़ रहा था कि आपको न्यू टैक्स रिजीम के लिए जाना है, क्योंकि अब आपके इनकम टैक्स रिटर्न का जो डिफॉल्टेड टैक्स रिजीम सेट होके आने वाला है या फिर लास्ट ईयर के लिए आया था वो था न्यू टैक्स रिजीम। और बहुत से ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिन्होंने न्यू टैक्स रिजीम में अपनी रिटर्न को फाइल भी किया था, जिसकी वजह से अभी तक ये अवेयरनेस तो हमारे टैक्स पेयर्स के दिमाग में हो ही गई है कि न्यू टैक्स रिजीम में बहुत सारी ऐसी डिडक्शंस अलाउंसेस नहीं है जिनको वो एज अ रिबेट क्लेम करके अपनी जो टैक्स की लाइबिलिटी है उसको कम कर सकते हैं। स्टिल देयर आर 2-3 डिडक्शंस या फिर अलाउंसेस जिसका यूज करके आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं इन न्यू टैक्स रिजीम ऑल्सो। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी उन्हीं सब डिडक्शंस के बारे में कि आप न्यू टैक्स रिजीम में आप अपना टैक्स सेव किस तरीके से कर सकते हैं या फिर अभी से ही फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की टैक्स प्लानिंग आप किस तरीके से करिए ताकि मार्च के बाद जब 31 जुलाई में आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी हो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए, तो आपको ये गिल्ट ना लगे कि यहाँ आप टैक्स सेव कर सकते थे अगर आपको नॉलेज होती तो। इस वीडियो में मैं आपको न्यू टैक्स रिजीम में मिलने वाली डिडक्शंस एग्जेम्पशंस के बारे में बताने वाली हूँ। ये भी मैं इसमें आपको बताऊंगी कि न्यू टैक्स रिजीम में क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं एज कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रिजीम। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट फ्यूचर में आने वाली टैक्स अवेयरनेस आपको मिलती रहे। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या इसके अलावा भी डायरेक्ट टैक्सेशन में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल के उस क्वेरी का आंसर ले सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेंगे कि मैं आपको टाइमली उसका आंसर दे पाऊं। तो चलिए विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू सेव टैक्स अंडर न्यू टैक्स रिजीम। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ स्लैब रेट जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं, क्योंकि बजट 24 जब हमारा आया 23 जुलाई को तो उस टाइम पे इस स्लैब रेट में एक मेजर चेंज किया गया, जिसकी वजह से अब टैक्स पेयर्स को और भी कम टैक्स पे करना पड़ेगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 अंडर न्यू टैक्स रिजीम। अब आपको 3 लाख रुपीस तक की इनकम पे आपका कोई टैक्स नहीं है। 3 to 7 के बीच में आपका 5% टैक्स है। 7 to 10 लाख के बीच में आपको पे करना होगा 10% टैक्स, जबकि पहले ये 7 to 9 लाख रुपीस हुआ करता था। अब आपको 10 to 12 लाख के बीच में 15% टैक्स पे करना होगा, 12 to 15 लाख के बीच में 20% एंड 15 लाख एंड अबव आपको पे करना होगा 30% टैक्स। तो ये है आपकी न्यू टैक्स रिजीम की स्लैब रेट। वहीं अगर मैं इसके कंपैरेटिव ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करूं तो ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख पे आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होता। 2.5 से 5 लाख के बीच में आपको पे करना होता है 5% टैक्स। देन 5 लाख से 7 लाख के बीच में, यहाँ देखिए कितना ड्रास्टिक आपको जंप मिलेगा। 5 लाख से 7 लाख के बीच में आपको डायरेक्टली पे करना होता है 20% टैक्स। तो अगर मैं ओल्ड और न्यू को अगर कंपेयर करूं तो न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख से 10 लाख के बीच में आपको जो है 10% टैक्स पे करना हो रहा है, और इससे पहले 3 to 7 में आपको 5% टैक्स पे करना पड़ रहा है। जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में यही टैक्स आपको इतनी ही स्लैब रेट के अंदर 20% टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ा ड्रास्टिक चेंज तो यहीं पर ही आ गया कि आपको जो है ओल्ड टैक्स रिजीम में ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है सेम स्लैब इनकम पे, और न्यू टैक्स रिजीम में आपको कम टैक्स पे करना हो रहा है। तो फर्स्ट एडवांटेज ही इसका ये हो गया कि न्यू टैक्स रिजीम में आपके जो स्लैब रेट्स होते हैं वो कम होते हैं एज कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रिजीम। अब बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की, विच इज स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी बजट 24-25 की अगर हम बात करें, बजट 24 की बात मैं अगर करती हूँ तो वहां पर एक ड्रास्टिक चेंज लाया गया था। न्यू टैक्स रिजीम में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले आपको 50,000 रुपीज की दी जाती थी उसको बढ़ाकर अब कर दिया गया 75,000, जो कि बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। जो लोग भी न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करने जा रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, अब उनको 50,000 तक की पहले रिबेट मिलती थी, अब उनको 75,000 की मिलेगी। और ओल्ड टैक्स रिजीम में भी
आपको 50,000 ही स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, जो मिलती थी, और आगे भी 50 ही आपको मिलेगी। ये जो 75,000 का चेंज आया था, ये सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम के लिए आया था। तो ये भी एक बेनिफिट है अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के लिए जाना चाहते हैं। तो नेक्स्ट बेनिफिट जो आप न्यू टैक्स रिजीम में एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं वो है आपके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पीएफ में। पेंशन प्रोविडेंट फंड अगर आपका है आपके एम्प्लॉयर के थ्रू, तो आपका जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है विच इज यूजुअली 12% ऑफ योर बेसिक सैलरी। 12% जो कंट्रीब्यूशन आपके एम्प्लॉयर का होता है, आपकी बेसिक सैलरी का जो 12% होता है, उसका आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम में भी। न्यू टैक्स रिजीम की अगर मैं बात करूं तो इतनी सारी डिडक्शन आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती है, उसमें से कुछ भी आपको न्यू टैक्स रिजीम में अलाउ नहीं होता। बट 2 to 3 डिडक्शन ऐसी हैं जो आप न्यू टैक्स रिजीम में भी ले सकते हैं, और वहां आप टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि आपका ये पीएफ अकाउंट है, पीएफ में आपके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन विच इज 12% ऑफ योर बेसिक सैलरी, वो आपको अलाउ होती है अंडर न्यू टैक्स रिजीम एज अ डिडक्शन। तो जब भी आपकी सैलरी का डिस्कशन हो रहा हो तो आप अपने एचआर में जाके ये बात कर सकते हैं कि आपको जो है पीएफ का ऑप्शन चाहिए या फिर एनपीएस का ऑप्शन चाहिए। अगर मैं एनपीएस की बात करूं तो आजकल जो है एनपीएस पॉपुलर है एज कंपेयर टू पीएफ। तो अब जो न्यू एम्प्लॉयमेंट्स हो रही हैं उसमें हम एनपीएस का जो है उसके सीटीसी में एनपीएस मेंशन होता है हमेशा। तो एनपीएस के केस में भी हमेशा जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो 14% ऑफ देयर सैलरी होता है। पहले ये था कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए 14% था और अदरवाइज ये सिर्फ 10% था। अब ये बढ़ाकर सबके लिए 14% कंट्रीब्यूशन कर दिया गया था। तो जो आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 14% ऑफ योर बेसिक सैलरी, वो आपको अलाउ होगा एज अ डिडक्शन अंडर न्यू टैक्स रिजीम। तो ये एक बहुत बड़ा टूल है टैक्स प्लानिंग का, पीएफ एंड एनपीएस। पीएफ और एनपीएस में अगर आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर के थ्रू अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है इसमें, तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो आपको अलाउ होगा एज अ डिडक्शन इन न्यू टैक्स रिजीम ऑल्सो। अगर मैं इसको एक एग्जांपल के साथ समझूं, मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ है, यहाँ पे मैं पर मंथ सैलरी की बात कर रही हूँ, और उसका अगर मैं 12% निकालती हूँ तो ₹2400 आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है पीएफ के अंदर मंथली। तो आप देख लीजिए 2400 इंटू 12 कितना आप टैक्स सेव कर पाएंगे ईयर एंड में जब भी आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे होंगे। तो ये एक टैक्स प्लानिंग का टूल है। आप अपने एचआर को जाकर अपना सीटीसी जब भी मॉडिफाई कराएं उसमें पीएफ या फिर एनपीएस का ऑप्शन जरूर ऐड ऑन कराएं, अगर आपको एचआर की तरफ से ऑप्शन मिलता है तो उसके जरिए आप टैक्स सेव कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम में भी। अब हमारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 तो जाने वाला है। आई डोंट थिंक कि इस ईयर में मिड ऑफ द ईयर आपका कोई सीटीसी चेंज होगा, बट हाँ नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग में आप इसको टेक केयर कर सकते हैं। दोनों ही केस में चाहे वो पीएफ है या फिर एनपीएस है, आप 7.5 लाख से ज्यादा का आप बेनिफिट जो है नहीं क्लेम कर सकते हैं। और अगर सेम एग्जांपल जो मैंने आपको ऊपर दिया था उसमें मैं पीएफ को ना लेके एनपीएस को लेती हूँ, तो एनपीएस का कंट्रीब्यूशन आपका 14% है, जहां आपको पहले 2400 की रिबेट मिल रही थी इंटू 12, वहीं आपको अगर आप एनपीएस ऑप्ट करते हैं तो 2800 इंटू 12 की आपको रिबेट मिलेगी विच इज मोर देन पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर भी आप टैक्स प्लानिंग के बारे में सोच सकते हैं कि अगर मैं एनपीएस ऑप्ट करती हूँ तो वहां मुझे डिडक्शन ज्यादा मिल रही है एज कंपेयर टू पीएफ। तो अगर आपको इस तरह कोई ऑप्शन मिल रहा है तो आप उसको प्लीज ऑप्ट कर लीजिए सो दैट आप अपनी टैक्स प्लानिंग इजीली कर पाए। नेक्स्ट जो आपके पास टूल है न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स प्लानिंग करने का वो है होम लोन का इंटरेस्ट। होम लोन का इंटरेस्ट जब मैंने बोला तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि होम लोन का इंटरेस्ट हमारा न्यू टैक्स रिजीम में तो अलाउ ही नहीं है, क्योंकि जो सैलरी टैक्स पेयर है उसमें 50-60% लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने होम लोन लिया होता है जस्ट फॉर टैक्स प्लानिंग, जो कि अभी तक ओल्ड टैक्स रिजीम में तो बहुत अच्छे से काम कर रहा था टैक्स प्लानिंग का। बट अगर उनकी जो टैक्सेबिलिटी है वो न्यू टैक्स रिजीम में काउंट होती है, न्यू टैक्स रिजीम में उनको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, तो वो इस होम लोन की जो इंटरेस्ट की रिबेट है वो न्यू टैक्स रिजीम में क्लेम नहीं कर पा रहे थे। लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों ने नहीं क्लेम किया, बट मैं यहाँ पे आपको बता दूं यहाँ पर भी आप जो एक छोटी सी टैक्स प्लानिंग प्लान कर सकते हैं अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए जो आपका होम लोन का इंटरेस्ट होता है, होम लोन आप दो तरीके की प्रॉपर्टी पे ले सकते हैं। आपकी एक प्रॉपर्टी जिसमें आप रह रहे हैं, आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक है आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी। आपने प्रॉपर्टी पे लोन लेके आगे आपने उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रखा है। तो दोनों ही सिचुएशन में अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करूं तो रिबेट अलाउ है दोनों में ही, कितने तक 2 लाख रुपीस जो आपकी इंटरेस्ट होता है उतना तक। बट
न्यू टैक्स रिजीम में क्या है, अगर आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पे लोन ले रखा है आपने, आप उस प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं, तो वो रिबेट आपको अलाउ नहीं होती अंडर सेक्शन 24B। ठीक है, 24B के अंदर अगर आप एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लेके उसी प्रॉपर्टी में अगर आप रह रहे हैं तो आपको वो रिबेट अलाउ नहीं होती। बट जैसे ही आपने वो प्रॉपर्टी छोड़कर उस प्रॉपर्टी को आगे आपने दे दिया रेंट पे, आपने उस प्रॉपर्टी को रेंटेड प्रॉपर्टी बना दिया, तो उस केस में आप उस इंटरेस्ट की इनकम को एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अपनी रेंटल इनकम के अगेंस्ट। तो इस तरीके से भी आप जो है अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। वहीं अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं कि जो प्रिंसिपल की आप रीपेमेंट कर रहे हैं, तो वो आपका ओल्ड टैक्स रिजीम में अलाउ होता है अंडर सेक्शन 80C, बट न्यू टैक्स रिजीम में आपको वो कहीं पर भी अलाउ नहीं होगा। तो ये था आपका नेक्स्ट टैक्स प्लानिंग का टूल। नेक्स्ट है आपका रिम्बर्समेंट फ्रॉम द एम्प्लॉयर। इसके बारे में बहुत कम लोगों के पास जो है अवेयरनेस होती है। जब हमारा CTC प्लान होता है तो कई बार HR से डिस्कशन होती है, HR हमें ऑफर भी करता है कि अगर आप रिम्बर्समेंट का ऑप्शन लेना चाहते हैं, तो लाइक कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो हम एक्सपेंडिचर बेसिस पर एज अ रिफंड कंपनी से क्लेम करते हैं, कि पहले हम अपनी पॉकेट से एक्सपेंस करते हैं, फिर उसके बाद जब हम उसके बिल प्रोड्यूस करते हैं अपनी कंपनी को, तब हमें उसका रिम्बर्समेंट मिलता है। तो इस तरीके के अगर आपको ऑप्शन मिल रहे हैं अपने HR के थ्रू और आप न्यू टैक्स रिजीम में जाने वाले हैं, तो इस ऑप्शन को आप बिल्कुल भी डिनाई मत करिएगा। आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा कितने आप इस तरीके के रिम्बर्समेंट अपने CTC में एड ऑन करा सकते हैं, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपको कोई रिम्बर्समेंट मिलती है तो उसकी आपको डिडक्शन अलाउ हो जाती है। किस तरीके के आपके ये अलाउंसेस हो सकते हैं, सॉरी रिम्बर्समेंट हो सकती है। जैसे आपको फ्यूल एंड ट्रेवल का रिम्बर्स मिल रहा है। अगर आपको ऑफिस से आना जाना है, फ्यूल तो आपका लगेगा ही, आप पहले अपनी पॉकेट से पे करिए, या फिर ऑफिस के काम से आप कहीं जा रहे हैं तो आपको वो पैसा पूरा रिकवर हो रहा है, ऊपर से आपको उसकी डिडक्शन भी मिल रही है आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न में। सेम एज आपकी कोई ड्राइवर की सैलरी है, आप इस तरीके के रिम्बर्समेंट उसमें एड ऑन करा सकते हैं अपने CTC में। या फिर इंटरनेट का खर्चा है, फोन का खर्चा है, जिसका हमें अगर आप एक अच्छी लेवल पे हैं कंपनी में, तो इन सब चीजों की आपको रिम्बर्समेंट मिलती है कंपनी की तरफ से। तो ये सब सारे एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो आप एज अ रिबेट क्लेम कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम में भी। ओल्ड टैक्स रिजीम में तो इन खर्चों को आप अलाउ करा ही सकते थे, बट ये ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जिनको आप न्यू टैक्स रिजीम में भी क्लेम कर सकते हैं। तो जब भी आप अपना CTC ड्राफ्ट कराते हैं अपने HR के थ्रू, तो हमेशा ये कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा आपके रिम्बर्समेंट उसमें ऐड ऑन हो, क्योंकि उन रिम्बर्समेंट को आप क्लेम कर सकते हैं जब भी आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करेंगे, आइदर इट इज न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम। सेम एज एक जो बहुत बड़ा एक रिबेट जो न्यू टैक्स रिजीम वालों को मिलता है और उसकी लिमिट भी इस बजट में इंक्रीज कर दी उनके लिए, वो है आपका फैमिली पेंशन। अगर आपको फैमिली पेंशन रिसीव हो रही है, मतलब आपकी फैमिली का कोई सदस्य ऐसे था जिनको पेंशन मिलती थी, अब वो नहीं है, तो उनके बिहाफ पर आपको एज अ फैमिली पेंशन मिल रही है, तो उसकी आपको डिडक्शन अलाउ होती थी अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम, विच इज 33% ऑफ योर सैलरी, यानी कि वन थर्ड या फिर 15,000। ठीक है, विच एवर इज लोअर का कंडीशन था, तो इतनी आपको जो है मिलती थी अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम। ठीक है, ये रिबेट आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी अलाउ होती है। इसकी अवेयरनेस बहुत कम लोगों को है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में भी आपको फैमिली पेंशन की रिबेट मिलती है, और ये रिबेट मिलती ही नहीं है, ओल्ड टैक्स रिजीम के कंपैरेटिव ज्यादा मिलती है। ओल्ड टैक्स रिजीम में तो सिर्फ 15,000 तक का क्राइटेरिया है, इसमें ये क्राइटेरिया है 25,000 का, जो कि अभी रिसेंटली बजट में बढ़ा के 15,000 से 25,000 किया गया था फॉर न्यू टैक्स रिजीम। तो ये भी बात सबको क्लियर हो गई है कि अगर आपको फैमिली पेंशन मिल रही है तो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम में भी, वो भी अप टू 25,000 रुपीज। नेक्स्ट है आपका रिटायरमेंट बेनिफिट। कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी ऐसे होते हैं जो आपको अलाउ होते हैं न्यू टैक्स रिजीम में, जैसे कि आपका ग्रेचुटी है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10, ये आपको अलाउ होता है न्यू टैक्स रिजीम में भी। सेम ऐसा अगर आपकी वॉलेंट्री रिटायरमेंट है तो उस केस में भी आपका अंडर सेक्शन 10(10)(c) जो भी आपको पैसा मिल रहा है वो आपको अलाउ होगा। लिमिट सेट होती है, लाइक अमाउंट अप टू ₹5 लाख जो है आपका रिबेट अलाउ होगा अंडर न्यू टैक्स रिजीम। ये डिडक्शन आपके ओल्ड टैक्स रिजीम में तो होती है, बट अब इस वीडियो में पर्टिकुलरली न्यू टैक्स रिजीम की बात कर रहे हैं, तो न्यू टैक्स रिजीम में भी आपको इन सेक्शंस के अंदर रिबेट मिल जाएगी। सेम एज लीव एनकैशमेंट की आपको 25 लाख रुपीस तक की रिबेट अलाउ हो जाती है अंडर सेक्शन 10(10)(a). ये आपको कब मिलेगी? जब आप कंपनी में नहीं होंगे, लाइक आप रिटायर हो गए या जॉब आपने छोड़ दी, जब आपको मिलेगी, लेकिन ये डिडक्शन आपको अलाउ है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। इसके अलावा एक आपका सेक्शन होता है सेक्शन 87A।
सेक्शन 87A के अंडर अगर मैं बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको 5 लाख रुपीस तक की इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना होता। ओल्ड के अंदर आपको अगर इनकम आपकी 5 लाख रुपीस से कम है या 5 लाख रुपीस है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। जबकि न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपीस से कम है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। इसका मतलब अगर आपकी पूरे साल की इनकम 7 लाख से कम है, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। जबकि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करेंगे, आपकी इनकम 5 से 7 लाख रुपीस तक के बीच में है तो वहां पे करना पड़ेगा आपको 20% टैक्स। तो ये भी एक बहुत मेजर बेनिफिट है जो न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करने वालों को मिलता है। इसके अलावा मैं एक चीज और भी बता दूं कि 5 लाख से ऊपर जब आपकी इनकम जाती है, 5 लाख 1,000 अगर आपकी हो जाएगी या 5 लाख 2,000 आपकी इनकम हो जाएगी तो वहां पर 1 रुपी भी इनकम आपकी ज्यादा हो जाने से ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको पे करना पड़ता था 12,500 टैक्स, जो कि आपको रिबेट अलाउ की गई थी अंडर सेक्शन 87A 5 लाख से नीचे अगर आपकी इनकम है तो। वहीं अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम की बात करूं तो न्यू टैक्स रिजीम में जो आपको 7 लाख रुपीस का जो इन्होंने 7 लाख रुपीस तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है और उससे ऊपर अगर आपकी थोड़ी सी इनकम बढ़ती है तो वहां पे आपको प्रोराटा बेस पे, मार्जिनल रिलीफ बेस पे जो है टैक्स पे करना पड़ेगा कि कितनी इनकम आपकी ज्यादा हो रही है उतना ही आपको टैक्स यहाँ पे पे करना है। ऐसा नहीं है कि जितना हमने आपको एग्जेम्पशन क्लेम दिया 7 लाख से नीचे का वो सारा अब मैं ऐड ऑन कर दूंगी जैसे ही आपकी 1 रुपी भी इनकम एक्सीड हुई। तो ये थी हमारी कुछ एग्जेम्पशन जो आप न्यू टैक्स रिजीम में भी क्लेम कर सकते हैं और इस तरीके से अपनी टैक्स प्लानिंग को कर सकते हैं। इसके ऊपर कि आपको 24-25 फाइनेंशियल ईयर यानी कि असेसमेंट ईयर 2025-26 में कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिटेड होने वाला है बजट के बाद, मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको एक कैलकुलेटर भी दिया है जिसके थ्रू आप खुद से अपनी इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सी टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिटेड रहने वाली है। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।